नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। विदिशा के गजबा सौदा में कुआं धंसने से बड़ा हादसा। अभी 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका। 4 शवों को निकाला बाहर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गजबा सौदा हादसे की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख, घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता। गजबा सौदा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 4 लोगों के निकाले गए शव। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के साथ तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद। कुआं धंसने से हुआ था हादसा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विदिशा जिले के में हुए दुर्घटना का ट्वीट करते हुए कहा कि घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथ ही घटना के प्रति दुख व्यक्त किया। गजबा सौदा के लाल पठार क्षेत्र में कुएं में गिरे एक बच्चे को दिखाने के लिए सभी लोग मौजूद थे। तभी अचानक से हादसा हुआ और कुएं के पास करीब 35 से 40 लोग कुएं में गिर गए। विदिशा की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा कि गजबा सौदा में हुई दुर्घटना में अब तक 2 लोगों के निधन की खबर सुनकर दुख पहुंचा। उनके शव निकाले जा चुके हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बचाव कार्य अब भी जारी है। मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गजबा सौदा में हुए हादसे पर कहा कि हादसे में 4 मृतकों की बॉडी निकाली जा चुकी है। पूरी रात वहां रेस्क्यू चलाया गया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा। कहा कि कमलनाथ की स्थिति विचित्र है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह तो दिल्ली में राहुल गांधी घुसने नहीं देते। मध्य प्रदेश को नई उड़ानों की सौगात। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ। स्पाइसजेट की 8 फ्लाइटें होंगी शुरू। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने प्रदेश के निगम, मंडल और आयोगों में बची हुई राजनीतिक नियुक्तियों पर मोहर लगा दी। राज्य के 16 निगम, मंडल और आयोग में सरकार ने नियुक्ति। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलवाना चाहती है सांसद प्रज्ञा ठाकुर। राज्यसभा में रखेंगी प्रस्ताव। साध्वी ने रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ऐलान किया। भोपाल में विधानसभा के मानसून सत्र के लिए गाइडलाइंस जारी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जारी की कोविड गाइडलाइंस। विधानसभा में प्रवेश के लिए दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। सितंबर से आरंभ होगा नया सत्र। कॉलेज में प्रवेश के लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। कॉलेजों में प्रवेश के लिए शेड्यूल और गाइडलाइंस जारी। भोपाल की गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा घर से बाहर जाना मतलब बीमारी का खतरा, और बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसीलिए तैयारी जरूरी है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। Hi, I'm Ritik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur, and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please save water. आपदाएं आने का वक्त नहीं होता, लेकिन समय पर किए गए प्रबंधन से नुकसान नहीं होता।
4 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वल्लभ भवन में राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम, होमगार्ड मुख्यालय में राज्य स्तरीय कंट्रोल एवं कमांड सेंटर और 52 जिलों में जिला कंट्रोल रूम की स्थापना स्वीकृत की गई। इस तंत्र के विकास से आपदा के समय में बेहतर मॉनिटरिंग और समन्वय से आपदा प्रबंधन का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा सकेगा। राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम तथा कंट्रोल कमांड सेंटर में 1000 MBPS लीज्ड लाइन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डेटाबेस जैसे समस्त बांधों का जलस्तर, बांधों के गेट खोलने की मौजूदा स्थिति, नदी गेज के माध्यम से नदियों का जलस्तर, मौसम विभाग का अपडेटेड डेटाबेस, डायल 100 और 108 एम्बुलेंस के साथ वाहनों का रियल टाइम डेटाबेस, ट्रैफिक के 10,000 CCTV कैमरों और स्मार्ट सिटी के 500 कैमरों के साथ कुल 16 विभागों की लाइव फीड आदि प्राप्त हो सकेंगी। विभिन्न धर्म एवं मेला स्थलों की लाइव फीड भी उपलब्ध होंगी, जिससे कोई भी आपदा आने पर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। ड्रोन की मदद से भी लाइव फुटेज प्राप्त किए जाएंगे। राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम को कंट्रोल कमांड सेंटर और 52 जिलों के कंट्रोल सेंटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और नेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। इन सेंटर्स में वर्ष भर प्रशिक्षित मेन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। होमगार्ड मुख्यालय पर स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का संचालन SDERF एवं होमगार्ड सैनिकों द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण में राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम की स्थापना के लिए 82 लाख रुपए, राज्य स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना के लिए 6 करोड़ 7 लाख रुपए और जिलों में 52 कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए 11 करोड़ 7 लाख की राशि SDMF मद में प्रावधानित की गई है। सिचुएशन रूम का अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में भी इस्तेमाल होगा। इसका उपयोग आपदा प्रबंधन को बेहतर करने के साथ ही कानून व्यवस्था, उपार्जन की समीक्षा, CM हेल्पलाइन आदि में भी किया जा सकेगा। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते अपने नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए टीम मध्य प्रदेश तैयार है और मुझे विश्वास है कि देश भर में जो अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हो सकती है, उन व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश की व्यवस्था शायद श्रेष्ठ स्तर की होगी और आज हम सब व्यवस्थाओं से लैस हैं। पुख्ता इंतजामों के साथ हर चुनौती पार करेगा मध्य प्रदेश। बेहतर प्रबंधन, सुरक्षित जीवन। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने पिछली अजीत जोगी और रमन सिंह सरकार के दौरान साइन किए गए 158 MOU को रद्द कर दिया है। भूपेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के 103 और साल 2001 से साल 2018 तक के 55 MOU निरस्त किए हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सरकार ने जो MOU निरस्त किए हैं उसमें कांग्रेस शासित अजीत जोगी सरकार का कार्यकाल भी शामिल है। बाकी बीजेपी के रमन सिंह शासनकाल के 15 सालों के दौरान के MOU शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें सर्वाधिक 103 MOU पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल में 2012 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए थे और MOU करने के करीब 9 साल बाद भी इनमें से किसी भी उद्योगपति ने उद्योग स्थापित की पहल नहीं की। लिहाजा भूपेश सरकार ने इनको रद्द कर दिया। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर नेताओं की आखिर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, जरा वो आपको सुनाते हैं। लगता है तत्कालीन सरकार के MOU करने वाले लोगों को भी मालूम था कि ये MOU शून्य ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस रूप में MOU किया था। और दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का, केवल प्रचार के लिए तत्कालीन सरकार ने MOU किया था और एक भी मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मैं समझता हूँ कि विश्वासघात है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा जो MOU किए गए थे, वर्तमान सरकार के द्वारा उसको निरस्त की गई है और इसके पीछे
जो बड़ी बात है कि प्रदेश का खजाना खाली है और ऐसे स्थिति में कि खजाना कैसे भरा जा सके। जो प्रारंभ हो गए हैं और जो करने वाले हैं, ऐसे विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि समय रहते उसका प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हो सके। हमने आपको सुनाए, लेकिन अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए भी एमओयू पर जो सियासत इस वक्त चल रही है जरा वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2001 से लेकर के 18 के बीच में 211 एमओयू साइन किए गए। 67 एमओयू में उत्पादन शुरू हो चुका था और इसको लेकर के ये कई चीजें सामने एक के बाद एक आती रहीं। 61 एमओयू में क्रियान्वयन शुरू हुआ और उनकी जो क्रियाएं हैं वो शुरुआत उसकी हो गई, लेकिन 55 एमओयू में अब काम जो है वो शुरू नहीं हो पाए और इसको लेकर के लगातार जो मौजूदा वक्त की सरकार है वो सवाल भी उठा रही है। साल 2019 से अब तक 115 एमओयू प्रभावशील हैं। 115 एमओयू में प्रस्तावित पूंजी अब निवेश जो है 46,937 करोड़ रुपए का है। 92 परियोजनाओं में क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ इसमें कुछ हद तक प्रदेश के जो विकास की परियोजनाएं हैं उसको इसमें काम किया गया। एक परियोजना में उत्पादन शुरू भी हुआ, लेकिन 23 नए एमओयू में कार्य प्रारंभ होना अभी बाकी है और इसीलिए भूपेश बघेल सरकार ने 158 एमओयू निरस्त कर दिए हैं। और इन सभी चीजों को जरा समझ लेते हैं। इस दौरान हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सीधे आपको मिलवाते हैं उनसे। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता अनुराग सिंह देव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अर्थशास्त्री तपेश चंद्र गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तपेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत यहां पर धनंजय सिंह ठाकुर आपसे ही करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मौजूदा वक्त की सरकार ने पिछले सरकारों के एमओयू को निरस्त कर दिया है, इसके पीछे की मंशा क्या है सर? जनता भी ये पूछ रही है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सभी इस बात को लेकर के जानना चाहते हैं कि कारण क्या रहे हैं। देखिए, स्पष्ट राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कि राज्य में जो एमओयू होते हैं उद्योग लगाने के लिए, स्वाभाविक सी बात है, उद्देश्य ये होता है कि उससे राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो और यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार मिले और यहाँ के संसाधनों का उपयोग हो। तो निश्चित तौर पर जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो एमओयू किया था वो धरातल पर नहीं उतर पाई, तो कहीं न कहीं इनको निरस्त करना निश्चित तौर पर राज्य के हित में है, राज्य के युवाओं के हित में, राज्य के रोजगार देने की जो दिशा है सरकार की, उसकी ओर एक बड़ा कदम है। अगर वो 15 साल में के शासनकाल के दौरान जो एमओयू हुए थे और उस दौरान वो धरातल पर नहीं उतर पाए, तो कहीं न कहीं वो एमओयू लगाने के उद्योगपति जो हैं, वो पूंजीपति जो है उस उद्योग को या कारखाने को लगाने के इच्छुक नहीं नजर आते हैं। इसलिए उनको रद्द किया गया और नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है या दिया जाएगा। नहीं धनंजय जी, उनको प्रोत्साहित भी तो किया जा सकता था। अगर वो नए प्लांट लगाने शुरू नहीं कर रहे हैं, जो पुराने एमओयू हुए हैं, अगर उस पर कोई आगे काम नहीं हो रहा है तो उनके साथ बैठक करके कम से कम चर्चा को आगे बढ़ा करके उनको वापस से प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए एक मन उनका बनाना चाहिए था। ये नहीं कि एमओयू आपने निरस्त कर दिए। इसी को लेकर तो बार बार सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वही हम कहना चाहते हैं ना, अगर आपने 2001 में कोई भी उद्योग लगाने के लिए, कोई कारखाना लगाने के प्रोजेक्ट के लिए आपने एमओयू किया है, तो आपने 2001 से लेकर 2018 तक तो किसी प्रकार से आपने कोई काम नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर आपकी इच्छा नहीं है वहाँ पे काम करने की। स्वाभाविक बात है, जो प्रक्रियाएं सरकार ने उसका पालन किया, उसके बाद जो है एमओयू को रद्द किया गया है ताकि वहाँ पे दूसरे लोगों को अवसर मिल सके और आज के युवाओं को उसमें रोजगार मिले। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं अनुराग सिंह देव जी। कहना तो ये है सरकार का कि जो आपकी सरकार में एमओयू साइन किए गए उनका प्रभाव ही नहीं नजर आया। रोजगार मिलना चाहिए था, निवेश आना चाहिए था, नहीं आया। शुभेंदु जी, एक तो सबसे गंभीर प्रश्न ये है कि आखिर में एमओयू को निरस्त करने का सरकार के का क्या मंशा, क्यों निरस्त किया गया, और क्या ये एक प्रकार से कोई बर्डन था क्या? सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक पेपर है इसमें हम उद्योगपतियों से साइन करते हैं कि वो इन्वेस्ट करें। अब मान लीजिए ये पड़ा भी रहता तो क्या समस्या थी? दूसरा कि आप क्या उनसे डायलॉग नहीं कर सकते थे, उनसे बातचीत नहीं कर सकते थे कि आपको क्या समस्या आ रही है, भूमि की समस्या है या फिर और कोई भी समस्या आ रही है, उसको हम दूर करेंगे, आप उद्योग लगाइए। लेकिन इस सरकार की नेगेटिविटी की जो मंशा है वो इतनी ज्यादा है
कि हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। इन्होंने इसलिए बिना किसी बर्डन के, जब कोई बर्डन नहीं था, तो एमओयू निरस्त कर दिया। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ शुभेंदु जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ नया राज्य है, छत्तीसगढ़ के नए राज्य में जो इन्होंने पूरा विश्लेषण दिया है, उसमें योगी जी की सरकार भी थी, कांग्रेस की 3 साल की होगी, तो 2000 से 2003 तक वो सरकार, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने एमओयू खाई। अब यदि आप पूरा को कैलकुलेट करिएगा तो 40% में हमने काम किया, 60% में काम शुरू नहीं हो पाया, किसी कारण से नहीं शुरू हो पाया। तो आप नए राज्य में, इस नए राज्य की क्या स्थिति थी कि पलायनवादी एक राज्य के रूप में इसकी पहचान बनी हुई थी, इसका यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली का संकट था, मैन पावर यहाँ से पलायन कर रहे थे। उस परिस्थिति में यदि बीजेपी ने एफर्ट करके ग्लोबल मीट करके इतना बड़ा इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाया, छत्तीसगढ़ का पोटेंशियल उनको बताया कि हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी में हम लेके गए छत्तीसगढ़ को, तो हमने एक अनुकूल वातावरण बनाया और इन्वेस्टर्स को बुला के किया, तो हम तो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एमओयू इन्वेस्ट करके ये कौन सी उपलब्धि बताना चाहते हैं? दरअसल इनकी उपलब्धि यही है कि हर चीज को निरस्त करो। कोई स्काई वॉक बन रहा है, निरस्त कर दो, कोई विधानसभा भवन बन रहा है, निरस्त कर दो। तो ये निरस्त करने वाली सरकार है, ये लाइन को बड़ा करने में विश्वास नहीं रखते, ये लाइन मिटाने वाले लोग हैं और इसलिए इनको हर चीज नेगेटिव। ठीक है, इनके सरकार में क्या हुआ है इनको बताना चाहिए। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, एक जरा जल्दी से रिएक्शन धनंजय जी से, उसके बाद मैं आता हूँ तपेश जी आपके पास आऊँगा। ने कहा है कि उनको सुविधाएं देनी चाहिए, उनसे डायलॉग करनी चाहिए, उनकी क्या समस्याएं दूर करनी चाहिए, यही तो उनको यहाँ बताना चाहिए कि 15 साल के शासन काल में रमन सिंह जी ने जिनसे एमओयू किया, उन्होंने आतिथ्य उद्योग क्यों नहीं लगाया? क्या उनसे भारतीय जनता पार्टी मोटी कमीशन मांग रही थी? क्या उनको बिजली देने में तकलीफ थी कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है उनकी सुविधाओं को देने में सक्षम रही है? यही जवाब इनको देना चाहिए ना। जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा देने का काम किया रमन सिंह ने एमओयू साइन कर करके, हकीकत में धरातल में उतरना ही नहीं था। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं इन्होंने मुंबई में जाके एक इन्वेस्टमेंट किया था, एक रोड शो किए थे यहाँ के इन्वेस्टर को आमंत्रित करने के लिए, और बड़े बड़े अखबारों में छपवाए थे कि अजय देवगन जी यहाँ पे पावर प्लांट लगाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो आखिर पावर प्लांट क्यों नहीं लगा? आपने नाम तो बड़ा उपयोग किया और फिल्मी दुनिया के बहुत सारे हस्तियों को आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया, आपने एमओयू साइन किया, उतर क्यों नहीं पाया? क्योंकि आपकी मंशा रही ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिल सके। आपकी मंशा रही है इन उद्योगपतियों के साथ बैठ के मोटी कमीशन खोरी करना और भ्रष्टाचार करना। हमारी सरकार बनती है, हमने सबसे पहला जो काम किया उद्योगपतियों के साथ बैठ के कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको एकल कृषि के माध्यम से हल करने की, और हमने खुला रास्ता रखा है। इसके बावजूद अगर कोई समस्या आपके पास आती है, आप आगे बताइए, उस समस्या का समाधान हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ का कोयला, जो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के उद्योगपतियों को नहीं मिलता था, वो छत्तीसगढ़ से बाहर जाता था, उसके लिए हमने प्रयास किया कि अगर छत्तीसगढ़ कोयला है, छत्तीसगढ़ का आयरन हो रहा है, छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट है और उसको यहाँ के उद्योगपतियों को आवश्यकता है, तो पहले प्राथमिकता उनको दिया जाए। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, हमने बिजली की सुविधाएं सस्ती की। अब बहुत सारे जो लैंड जो आवंटन हो जाता है, उनको नहीं लग रहा है, तो भावी बात है निरस्त करना है, नए लोगों को अवसर देना, क्योंकि हमको छत्तीसगढ़ के वहां को रोजगार देना है और यहाँ पे निवेशकों को आमंत्रित करना है। तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं जरा तपेश जी को भी चर्चा में शामिल करता हूं। तपेश जी, आपने दोनों ही पक्ष सुन लिए हैं, आपने कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुना है, उनका तर्क सुना है, और साथ ही साथ अनुराग सिंह देव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बैठे हुए हैं प्रवक्ता, उनकी तरफ से भी आपने उनका तर्क सुना। लेकिन इसमें तपेश जी, आम जनता का इसमें कसूर क्या है? इसमें उन लोगों का कसूर क्या है जो कि इस प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे? वो इन्वेस्टर जो एक बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि अब मीटिंग होती है, बड़ा मोटा खर्चा होता है, सब जनता के पैसे के जरिए ही होता है, लेकिन उस सब के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, वापस से चीजें बदल जाती हैं। पिछली सरकार का जो साइन किया हुआ एमओयू है या कुछ भी काम है, उन योजनाओं का फायदा उस पार्टी को ना मिल जाए, इस बात को ज्यादा केंद्रित किया जाता है, बशर्ते कि प्रदेश के अंदर विकास कैसा हो। जी देखिए, सबसे पहले तो एमओयू का मतलब ही अनुराग जी ने स्पष्ट किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब तक दोनों पक्षों के बीच समझदारी नहीं होगी, दोनों के बीच समन्वय नहीं होगा, तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। और सरकार को यह अधिकार होता है कि जो निष्क्रिय पड़ा हुआ एमओयू है उसे या तो वो गतिशीलता प्रदान कर दे, और या तो अगर वो गतिशीलता प्रदान करने में या उसे आगे बढ़ने में असफल है तो उसे निरस्त कर दे। और शासन मतलब यहाँ पे कोई रमन और बघेल की सरकार नहीं है साहब, यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार है।
यह शासन के हित की बात को लेकर चल रहे हैं, और सरकार जब बात होती है तो जनहित को ध्यान में रखे करती है। वह एक अलग पहलू है जब उसे राजनीतिक चश्मे से सकारात्मक और नकारात्मक बताते हैं। सरकार ने जिस समय एमओयू किया उसमें उसकी परिस्थितियां रही होगी अनुकूल, फिर हो सकता है कि अभी ना मिल पा रही हो उनको वह परिस्थिति अनुकूल, या यह भी हो सकता है कि उस समय जब करने के लिए जब तैयार थे आज वो अंडरस्टैंडिंग ना बन पा रही हो या उन्होंने इस कार्य को कर पाने में असमर्थता व्यक्त की हो। इससे सरकार की असफलता और सफलता की बात नहीं है। बात यह है कि सामने वाला उद्योग, सरकार ने तो अपनी वो चीजें और सुविधाएं दे के रखी थी आपको, वो चीजें आज भी विद्यमान है, वो आके कार्य नहीं कर रहे थे। मुझे तो कई बार ऐसा महसूस होता है, एमओयू होता है तो एमओयू करने वाला जो उद्योगपति होता है वह किसी राजनीतिक लाभ या किसी आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए किसी पहुंच के माध्यम से लाभ लेने के लिए वो एमओयू करता है, और जब वह उसको पूर्ण रूप नहीं प्राप्त कर सकता तो फिर वो उसकी विफल हो जाता है और उसको छोड़ने लगता है। तो कई सारे एस्पेक्ट है, इसको हम राजनीतिक या पारिस्थितिक नीति के रूप में न देखते। कोई बात नहीं, अगर एमओयू निरस्त हुआ है दूसरा एमओयू हो सकता है, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकती है। अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो सर एमओयू का कोई मतलब नहीं है, और इससे कोई भी व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं आई है उद्योगपति की जिसके एमओयू निरस्त हुआ है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा और नहीं मैंने सुना कि एमओयू निरस्त किया गया, वो गलत किया गया, कहीं पे भी ऐसे स्टेटमेंट सुनने के लिए नहीं आया। इस कारण मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एमओयू जो निरस्त है सरकार के अपने निर्णय होते हैं, और सरकार अकेले निर्णय नहीं लेती सर, अकेले मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेती, जैसे प्रशासकीय अधिकारी भी होते हैं, विधिक अधिकारी भी रहते हैं। इसमें सर तपेश जी इसमें जनता को इसलिए जोड़ा गया, जनता को इसमें इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स आएंगे, कंपनियां आएंगी तो उनको रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष तौर पर जनता इससे जुड़ी हुई है, अप्रत्यक्ष तौर पर इससे जनता जुड़ी हुई है। ठीक है, आपकी शायद आवाज नहीं पहुंच। घर से बाहर जाना मतलब बीमारी का खतरा, और बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, इसीलिए तैयारी जरूरी है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। Hi, I'm Hrithik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur, and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please save water. आपदाएं आने का वक्त नहीं होता, लेकिन समय पर किए गए प्रबंधन से नुकसान नहीं होता। 4 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वल्लभ भवन में राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम, होमगार्ड मुख्यालय में राज्य स्तरीय कंट्रोल एवं कमांड सेंटर और 52 जिलों में जिला कंट्रोल रूम की स्थापना स्वीकृत की गई। इस तंत्र के विकास से आपदा के समय में बेहतर मॉनिटरिंग और समन्वय से आपदा प्रबंधन का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा सकेगा। राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम तथा कंट्रोल कमांड सेंटर में 1000 MBPS लीज्ड लाइन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डेटाबेस जैसे समस्त बांधों का जलस्तर, बांधों के गेट खोलने की मौजूदा स्थिति, नदी गेज के माध्यम से नदियों का जलस्तर, मौसम विभाग का अपडेटेड डेटाबेस, डायल 100 और 108 एम्बुलेंस के साथ वाहनों का रियल टाइम डेटाबेस, ट्रैफिक के 10,000 CCTV कैमरों और स्मार्ट सिटी के 500 कैमरों के साथ कुल 16 विभागों की लाइव फीड आदि प्राप्त हो सकेंगी। विभिन्न धर्म एवं मेला स्थलों की लाइव फीड भी उपलब्ध होंगी, जिससे कोई भी आपदा आने पर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। ड्रोन की मदद से भी लाइव फुटेज प्राप्त किए जाएंगे। राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम को कंट्रोल कमांड सेंटर और 52 जिलों के कंट्रोल सेंटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और नेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। इन सेंटर्स में वर्ष भर प्रशिक्षित मेन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। होमगार्ड मुख्यालय पर स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का संचालन SDERF एवं होमगार्ड सैनिकों द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण में राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम की स्थापना के लिए 82 लाख रुपए, राज्य स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना के लिए 6 करोड़ 7 लाख रुपए और जिलों में 52 कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए 11 करोड़ 7 लाख की राशि SDMF मद में प्रावधानित की गई है। सिचुएशन रूम का
अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में भी इस्तेमाल होगा। इसका उपयोग आपदा प्रबंधन को बेहतर करने के साथ ही कानून व्यवस्था, उपार्जन की समीक्षा, सीएम हेल्पलाइन आदि में भी किया जा सकेगा। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते अपने नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए टीम मध्य प्रदेश तैयार है और मुझे विश्वास है कि देश भर में जो अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हो सकती है उन व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश की व्यवस्था शायद श्रेष्ठ स्तर की होगी और आज हम सब व्यवस्थाओं से लैस हैं। पुख्ता इंतजामों के साथ हर चुनौती पार करेगा मध्य प्रदेश। बेहतर प्रबंधन, सुरक्षित जीवन। Hello, my dear parents and my lovely learners. I welcome you all on behalf of First in Class Kids Learning. Do you want to improve your kids' pronunciation step by step? क्या आपको जानना है आर हम कहाँ यूज करते हैं और कहाँ ड्रॉप करते हैं? कैसे सही प्रोनाउंसिएशन आर की हम करते हैं? ये सभी चीजें जानने के लिए अटेंड करिए हमारा फ्री लाइव सेशन ओनली ऑन First in Class Kids Learning. Hello juniors! So this Friday session our topic is robot and I will tell you how you can make your own robot using matchboxes. So get ready with your matchboxes, pair of scissors, Fevicol, colored paper and some colors. तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं ये फ्री लाइव सेशन तो YouTube पे जाइए फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। उसी चैनल में आपको ये वीडियो मिलेगी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक Zoom लिंक है, उसे क्लिक करें और Zoom पे हमारे साथ जुड़ें। So dear juniors and my dear parents, don't forget to join with us on our live Zoom class which is going to held on 16th of July, Friday, sharp at 4:30 p.m. घर से बाहर जाना मतलब बीमारी का खतरा, और बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, इसीलिए तैयारी जरूरी है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। Hi, I'm Ritik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please save water. घर से बाहर जाना मतलब बीमारी का खतरा, और बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, इसीलिए तैयारी जरूरी है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है भारत। प्रधानमंत्री बोले नहीं हुआ नियंत्रण तो भयावह होंगे हालात। आईसीएमआर ने अगस्त के आखिर में तीसरी लहर की जताई संभावना। विदिशा के गंज बासौदा में कुआं धंसने से बड़ा हादसा। अभी भी 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका। 5 शवों को निकाला गया बाहर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम शिवराज हादसे की पल पल ले रहे हैं अपडेट। मुआवजे का भी किया गया ऐलान। मृतक के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता का ऐलान। मध्य प्रदेश को मिली नई उड़ानों की सौगात। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ। स्पाइस जेट की 8 फ्लाइट्स होंगी शुरू।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पे कसा तंज, कहा कमलनाथ की स्थिति है विचित्र। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह तो दिल्ली में राहुल गांधी नहीं दे रहे घुसने।